हाय माय बिलव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिलव्ड एकेडमी। मेरा नाम है प्रेशी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बड़े भाई साहब, जिसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद जी का जन्म है 1880 को हुआ था और उनकी जो डेथ है वो 1936 को हुआ था। तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इस बार आपका जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्मेट MCQ टाइप में हो गया है, तो ज़रूरत है हर एक लाइन को आप लोग अच्छे से पढ़ो और अच्छे से समझो। तो जो लेखक है वो कहते हैं, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे, यानी 3 क्लास आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी में काम लेना पसंद ना करते थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब लेखक ने शुरू किया, लेकिन फिर भी उनको जो है वो इम्पोर्टेंट जो भी काम होता है, पढ़ाई वगैरह या जो भी हैं क्लासेस, तालीम यानी क्लास वगैरह जो काम है, उसमें वो जल्दबाजी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। इस भवन की यानी इस जो क्लास है जहाँ पे वो हैं, इसकी वो बुनियाद यानी जो बेस है, जो फाउंडेशन है, उसको वो इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते ताकि जो आगे जाके इससे जो महल बने यानी जो नॉलेज उनको मिले वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते। तो वो 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी उनको 3 साल भी लग जाती थी। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। तो वही कहते हैं कि बुनियाद यानी जो बेस है, जो फाउंडेशन है, अगर वो ही पुख्ता ना हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, तो जो मकान बनेगा आगे जाके वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। उनका ये मानना था। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरे तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता ऐसे में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। तो कहते हैं कि मैं 9 साल का था, वो 14 साल के थे, तो उनको मेरे ऊपर निगरानी करने का, मेरे ऊपर हक जताने का और मुझे आदेश देने का पूरा अधिकार था, और मेरी भलाई इसी में थी कि मैं उनकी जो आदेश है उनको कानून की तरह समझूं और उनका पालन करूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। तो जो बड़े भाई साहब थे वो काफ़ी पढ़ाकू थे, वो हमेशा किताब कॉपी लेके बैठे रहते थे, और कभी कभी शायद दिमाग को आराम देने के लिए वो जो हाशिया, किताब के हाशिया यानी किताब के आसपास या पीछे में जो जगह खाली रहती थी या कॉपी में कभी कभी चिड़िया, कुत्तों, बिल्लियों का तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। तो वो ऐसा था कि कभी एक ही नाम को या एक ही शब्द को वो 10-20 बार लिख डालते थे, कभी एक ही अक्षर को बार बार लिखते थे। ऐसा कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य, यानी ना ही उसका कोई सिमिलरिटीज होता, उसका कोई मतलब नहीं बनता। मसलन एक बार उनकी कॉपी मेरे ये इबारत देखिए, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई। तो मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी जो लेखक है वो कहते हैं, और उसमें ये लिखा था कि स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई, ये लिखा था। राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। तो पहले लिखा राधे श्याम, फिर थोड़ी देर बाद श्रीयुक्त राधे श्याम, और फिर 1 घंटे बाद उसी में एक और इंसान का जो है वो चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की इस पहेली का अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। उन्होंने बहुत कोशिश की इसका मतलब क्या है इसका निकालने का, लेकिन वो असफल रहे, वो निकाल ना पाए, और उनसे पूछने का साहस ना हुआ और उनकी हिम्मत नहीं हुई कि बड़े भाई से जाके पूछे। वे 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में, मतलब वे क्लास 9th में थे और लेखक जो है क्लास 5th में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। तो कहते हैं उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुँह बड़ी बात थी।
फिर कहते हैं कि मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था, मतलब उनका मन नहीं लगता था पढ़ाई में। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछलता, कभी कागज़ के तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथ ही मिल गया तो पूछना ही क्या। तो कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई में। अगर मौका मिलते ही मैं हॉस्टल से बाहर निकल आता था। कभी कंकरियाँ उछलता, कभी कागज़ से तितलियाँ बनाकर, जैसे हम बनाते हैं ना क्लासेस में एरोप्लेन वगैरह, तो वो बना के उड़ाता था। और अगर कभी मुझे कोई मेरा दोस्त मिल जाता था तो पूछो ही मत, कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद जाता था, कभी फाटक पर सवार, फाटक यानी जो मेन गेट है उस पर सवार कर आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहा। तो ऐसे जो मेन गेट होता है ना, हम कभी उसमें ना चढ़ते तो आगे पीछे हमारे दोस्त ऐसे लेके जाते, तो उस पर चढ़ के वो मोटर कार यानी जो बाइसिकल वाले बाइक है उसके मज़े लेते थे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। रुद्र रूप यानी गुस्से वाला चेहरा, और प्राण सूख जाना मतलब भयभीत हो जाना, बहुत डर लग जाना। बेटा ये मुहावरे हैं, आपका एग्ज़ाम का फॉर्मेट अभी चेंज हो गया है, एमसीक्यू में है, तो ये जो शब्द आते हैं बीच बीच में, लाइन आते हैं, मुहावरे आते हैं, इनका मीनिंग पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है, तो इनको याद रखना ज़रूरी है। उनका पहला सवाल ये होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मौन यानी चुप होके खड़े रहना। तो भाई साहब हमेशा पूछते थे कहाँ थे, और इसके जवाब में लेखक सिर्फ चुप रहते थे। ना जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि वह स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार कर। तो वही कहता कि इसके जवाब में मैं हमेशा चुप रहता था, और मेरा चुप रहने का ये मतलब बैठता था कि जो मैंने गलती की है बाहर खेलने जाकर पढ़ाई ना कर वो मुझे स्वीकार है। और भाई साहब के लिए बहुत ही खुशी वाली बात हो जाती थी, अच्छी बात हो जाती थी। फिर अगले पैराग्राफ में भाई साहब कहते हैं कि इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ यानी अक्षर। तो अगर ऐसे अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो तुम ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहोगे, लेकिन तुम्हें एक अक्षर भी नहीं आएगा। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं एरा गेरा नत्तू खेरा सभी अंग्रेज़ी के विद्वान हो जाते। तो कहते हैं कि अंग्रेज़ी जो है वो कोई हंसी मजाक नहीं है, हंसी खेल नहीं है कि जो भी चाहे उसको पढ़ ले। अगर ऐसा होता तो कोई भी एरा गेरा नत्तू खेरा यानी कोई भी, हम कहते हैं ना एक्स वाई जेड, कोई भी इंग्लिश में कहते हैं, तो वो अंग्रेज़ी के एक्सपर्ट हो जाते हैं, अंग्रेज़ी के विद्वान हो जाते हैं। यह रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो फिर से आ गई है, आंखें फोड़ना मतलब काफ़ी वक्त से आंखों का इस्तेमाल करना, पढ़ना। और फिर कहता है खून जलाना यानी बहुत मेहनत करना। तो खून जलाना पड़ता, और तब कहीं जाके ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। तो कहते हैं कि आंखें फोड़ने के बाद, खून जलाने के बाद, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी आ जाती है, और वो भी ढंग से नहीं आती, बस बोलना आता है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेज़ी लिख नहीं पाते, बोलना तो दूर रहा। तो कहते हैं बड़े बड़े विद्वान भी, एक्सपर्ट भी क्या होते हैं, उनको भी शुद्ध अंग्रेज़ी लिखने में ही प्रॉब्लम है, और बोलना तो चलो दूर की बात है। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। तो बड़े भाई कहते हैं और मैं कहता हूँ कि तुम तो इतने मतलब ना समझ हो, इतने बुद्धू हो कि तुम मुझे देखकर भी कोई लेसन नहीं लेते, कोई सीख नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। कहते हैं कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुमको मुझे देखकर सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए ज़िंदगी का, कि मैं कितना मेहनत करता हूँ। और अगर तुमको ये नहीं दिखाई देता तो ये तुम्हारी आँखों की गलती है, तुम्हारा जो दिमाग है, तुम्हारे जो बुद्धि का मतलब कसूर है, गलती है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी जाते हुए देखा? फिर बड़े भाई कहते इतने तो मेले होते रहते, तमाशे होते रहते, तुमने कभी मुझे जाते हुए देखा? नहीं। रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ।
उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3 साल पढ़ा रहता हो, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम ये खेल कूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे। तो भाई साहब कहते हैं कि रोज़ तो यहाँ क्रिकेट के हॉकी के मैच होते रहते हैं, लेकिन मैं उनके पास भी नहीं भटकता, हमेशा मैं पढ़ता रहता हूँ। यहाँ तक कि मैं एक ही क्लास में 2 साल 3 साल पढ़ता, 2-2 साल 3 साल पढ़ता रहता हूँ। और तुम कैसे ये आशा कर सकते हो, तुम कैसे ये सोच सकते हो कि मैं इतना मेहनत करता हूँ और तुम बस खेल के कूद के आराम से पास हो जाओगे। ये तुमने कैसे सोच लिया। मुझे 2-2 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। तो भाई साहब कहते मुझे 2-2 3 साल लगते हैं इतनी पढ़ाई करके, और तुमको क्या लगता है तुम ऐसे ही पास हो जाओगे। क्या तुम्हें एक ही क्लास में सरना है पूरे साल। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गारी गारी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। तो कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं पढ़नी है, इस तरह ही तुम्हारी उम्र गंवानी है, तो बेहतर है कि तुम गाँव ही चले जाओ और वहाँ मज़े से तुम गुल्ली डंडा खेलो। यहाँ हॉस्टल में रहने की तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, बेकार में क्यों कमाई की पैसे बर्बाद कर रहे हो। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था। अपराध तो मैंने किया है, लताड़ कौन सा है। तो जो लेखक है वो कहते हैं कि ये भाई साहब की जो बातें हैं, ये रेंट है, ये सुन के मैं आंसू बहाने लगता। अब मैं करूँ ही क्या, गलती मैंने की है तो मुझे रेंट तो सुननी ही पड़ेगी। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बांध चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। तो जिगर का टुकड़ा टुकड़ा होना मतलब बहुत ज़्यादा चुभना। तो कहते हैं कि भाई साहब जो थे वो उपदेश देने में यानी एडवाइस देने में एकदम मास्टर थे, निपुण थे, मतलब एक्सपर्ट थे। तो वो इतने माहिर थे उपदेश देने में कि वो ऐसे ऐसे बातें कहते हैं, ऐसी ऐसी मतलब कड़वी कड़वी बातें कहते हैं कि मेरा वो बातें मेरे दिल में ऐसे चुभ जाती और मेरी हिम्मत जो है वो बिल्कुल ही टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता और इस निराश में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊँ। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूँ। तो उनको ये बहुत बुरा लगता था, उनकी हिम्मत टूट जाती थी। लेकिन भाई साहब जितना मेहनत कर रहे थे उतनी मेहनत करने की क्षमता वो अपने आप में नहीं देखते। ये देखो बेटा, बहुत कॉमन होता है कि हर बच्चे का जो अलग अलग होता है, एवरीवन इज़ डिफरेंट। मतलब हर किसी के जो कैपेसिटी होते हैं, हर किसी जो एबिलिटी होती है ना, वो डिफरेंट होता है। कोई ऐसा भी हो सकता है, देखो 4 घंटे पढ़ के अच्छे मार्क्स लाता है, कभी कोई ऐसा बंदा होता है जो 8-9 घंटे पढ़ के भी अच्छे मार्क्स नहीं लाते। तो ये सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो वही कहते हैं, तो उससे जो निराश हो जाते हैं ना कि उतनी मेहनत तो मैं नहीं कर पाऊँगी ये सोच के, तो वो ऐसे सोचने लगते हैं कि क्यों ना मैं घर ही चला जाऊँ। जो काम मेरे बूते के बाहर है, मतलब जो काम मैं नहीं कर सकता, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूँ। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराश के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। तो कहता है कि 2-3 घंटे में, थोड़ी देर में ये जो है मतलब वो जो निराशा था वो कट जाता था और वो सोचते, उनमें जोश भर आता था और वो सोचते कि अब से बहुत जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले के नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम शुरू कैसे करो। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उठ जाती। तो कहते हैं, और जब उनमें जोश भर आता कि वो मेहनत करेंगे तो वो झटपट एक टाइम टेबल बना लेते। क्यों, बिना नक्शा बनाए तो कैसे काम शुरू किया जाए। नक्शा यानी ब्लूप्रिंट, तो पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए ना प्लान का। तो बिना प्लान बना हम कैसे काम शुरू करें, तो वो प्लान के तौर पे, ब्लूप्रिंट के तौर पे एक टाइम टेबल बना लेते थे। तो टाइम टेबल कैसा रहा हम आगे देखते हैं। यहाँ पे कि प्रात 6 बजे उठना, मुँह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। प्रात 6 यानी प्रातकाल 6 मतलब मॉर्निंग में 6 बजे उठना, फिर हाथ मुँह धो के नाश्ता करने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेज़ी पढ़ना, तो 6 बजे से 8 बजे तक अंग्रेज़ी पढ़ना। 8 से 9 तक हिसाब, 8 बजे से 9 बजे तक हिसाब यानी मैथ्स पढ़ना। फिर 9 से 9:30 तक इतिहास, और फिर भोजन और फिर स्कूल।
फिर 3:30 स्कूल से आकर आधा घंटा आराम करना और फिर 4 बजे से 5 बजे तक भूगोल पढ़ना, फिर 5 से 6 बजे तक ग्रामर पढ़ना और फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने ऐसे टहलना थोड़ा बहुत और फिर 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेज़ी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम करना। तो ये था उनका टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या है हम देखते हैं फिर से कि सुबह 6 बजे उठना, मुँह हाथ धो के नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 बजे से 8 बजे तक अंग्रेज़ी पढ़ना, 8 बजे से 9 बजे तक हिसाब यानी मैथ्स पढ़ना, फिर 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन करके स्कूल चले जाना, फिर स्कूल से 3:30 बजे आके थोड़ा बहुत आराम करना, फिर 4 बजे से 5 बजे तक भूगोल पढ़ना, फिर 5 से 6 बजे तक ग्रामर, फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने ऐसे टहलना थोड़ा बहुत, 6 से 7 बजे तक अंग्रेज़ी कंपोजिशन, फिर डिनर करना, रात का खाना खाना और फिर 8 से 9 बजे तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी और 10 से 11 तक विविध विषय पढ़ना यानी थोड़ा बहुत जीके वगैरह और फिर विश्राम कर लेना। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। वही बात है कि टाइम टेबल जो है बना लेना तो चलो ठीक है, लेकिन उस पर अमल करना, उसको एग्जीक्यूशन में लाना वो अलग बात होती है। ये सबके साथ होता है तो बट ऐसा भी नहीं होता कि हम टाइम टेबल अगर ढंग से बनाए तो वो फॉलो किया जा सकता है। मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगी कि हम किस तरह से टाइम टेबल बनाएं, हम कैसे टाइम टेबल बनाएं कि वो फॉलो हो। अगर आप लोगों को चाहिए कमेंट में बता देना, मैं जल्द ही उस पर भी वीडियो लाती रहूँगी। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती, तो पहले ही दिन से वो अनफॉलो होना शुरू हो जाता था, वो फॉलो नहीं होता था ढंग से। मैदान की वह सुखद हरियाली, मतलब मैदान मतलब जो खेल कूद की सारी बातें उनको याद आ जाती थी। फिर कहते देखना कैसे कैसे डिस्क्राइब करते कि हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेज़ी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। अज्ञात यानी अनजान में और अनिवार्य मतलब होता है ना डेफिनेटली, तो वही है। तो उसी तरह मतलब ऐसे मतलब बिना जाने मुझे मतलब पता नहीं चलता था मैं कैसे खींच के वो मैदान में चला जाता था और जब मैं वहाँ पहुँचता तो मैं सारा सब कुछ भूल जाता था। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख और पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। तो कहते हैं वो जो टाइम टेबल जानलेवा जो टाइम टेबल मैंने बनाया वो आँख फोड़ कर पढ़ने वाली जो पुस्तक है और जो भाई साहब है वो किसी की मुझे याद नहीं रहती, भाई साहब की डांट फटकार के मुझे याद ही नहीं रहती। और इस दौरान जो भाई साहब है उनको मुझे फिर से डांटने का मौका मिल जाता था। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। तो कहते हैं मैं उनके साए से भी भागता रहता था और बहुत ऐसे कोशिश करता कि मैं उनके नज़र के सामने ना आऊँ। घर में ऐसे दबे पाँव आता कि उनको पता ना चले। उनकी नज़र मेरी और उठी और मेरे प्राण निकले, मतलब ऐसा लगता था कि मतलब मतलब आई कांटेक्ट अगर हो जाता, अगर नज़र से नज़र मिल जाती भाई साहब के, तो ऐसा लगता था कि उनकी प्राण ही निकल गई, मतलब ऐसा डर उनको लगता था। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती, तो हमेशा एक डर ऐसा लगा रहता था। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता था, लेकिन फिर भी मौत और विपत्ति मतलब प्रॉब्लम है, विपत्ति मतलब जो मुसीबत आती है ना वो, तो जैसे क्या होता है ना कि मुसीबत में और मौत के बीच में भी आदमी को बहुत लालच होती है, मोह माया के बंधन में वो बंधा रहता है। मैं भी वैसा ही खेल कूद में लिए मेरे वैसा ही मोह माया था, जो कि जो जानलेवा टाइम टेबल है, पुस्तकें हैं, पढ़ाई करनी है, भाई साहब की डांट फटकार है, उन सब से भी ज़्यादा मेरा उस खेल कूद के लिए मेरा खेल कूद में मेरा मन था और मैं उसी में लगा रहता था। और इस संदर्भ में मैं फटकार और घूरकियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता और इतनी डांट खाकर भी, इतनी डांट फटकार खाकर भी मैं खेल कूद को त्याग नहीं कर सकता था, उनको छोड़ नहीं सकता था। तो हम और आगे देखेंगे
कि कैसे कैसे होता है, जिसमें जो छोटा भाई है ये फर्स्ट आ जाते हैं और बड़े भाई फिर से फेल हो जाते हैं। और ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है, लास्ट में ज़िंदगी के बहुत बड़ी लाइफ लेसन हमें सिखा के जाती है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अगला जो पार्ट है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे, इसका पार्ट 2 में। अब तक के लिए आज के लिए इतना ही, और ढंग से आप लोग पढ़ाई करो। एक एक लाइन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोगों के एमसीक्यू एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। कुछ भी डाउट वगैरह हो तो नीचे कमेंट करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करो। नया नया चैनल है, तुम लोग का सपोर्ट रहा तो एक दिन हम बहुत आगे जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।